ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय की भी अधिक आवश्यकता होगी। तो पूरा जीवन हम स्वस्थ रह के जिए और लंबा जिए, ये होना चाहिए। हम में से किसी का अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिएगा। फोन बज रहा था। सुनीता जी, सुनीता जी म्यूट कर लीजिएगा। तो उसके जो आधारभूत चीजें हैं, उसको आयुर्वेद में 3 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो अगर ठीक रहें तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन रहेगा। उसमें सबसे पहले आहार है। आहार उचित होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ी सी बात हम पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। दूसरा है निद्रा। निद्रा ठीक होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। जितनी अपेक्षित है वो पूरी होनी चाहिए निद्रा भी। और ब्रह्मचर्य, शरीर में जो 7वीं धातु है उसकी रक्षा करना और उसका उपयोग भली प्रकार से अच्छे कार्यों में हो। शरीर में उसका पुष्टि आदि कार्यों में प्रयोग हो और विचार की अग्नि के रूप में उसका उपयोग हो। तो ये 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन 3 चीजों पर हमारा स्वास्थ्य मुख्य रूप से टिका हुआ है। अगर इनमें कहीं असंतुलन होता है, गड़बड़ होती है तीनों चीजों में, तो स्वास्थ्य नहीं रह पाएगा। तो एक एक करके हम ले रहे हैं। जैसे हमने आहार की बात की, तो एक तो जब उद्देश्य ऊंचा होगा तो व्यक्ति स्वतः ही सात्विक आहार लेगा। जो गंदी चीजें हैं, मांस, अंडा इत्यादि, मछली और ये सब चीजें ये नहीं खाएगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत हानिकर होती हैं। शराब आदि जो पीना है वो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसे ही तंबाकू का सेवन और इसी तरह से नशे की बहुत सारी चीजें जो आजकल प्रचलन में देखने में और सुनने में आती हैं, ये सब शरीर का बिल्कुल नाश करने वाली चीजें, अत्यंत तमोगुणी हैं। तो इन सब चीजों का त्याग अपने लोगों को कर देना चाहिए, अगर लेते हैं तो। और नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसको वैसे ही चलाते रहना चाहिए। अनेक लोग ये कहते हैं, भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं फिर भी हम रोगी हैं, और वो देखो वो व्यक्ति शराब, अंडा, मांस इत्यादि खाता है फिर भी वो देखो कितना तगड़ा है। तो अगर वह तगड़ा है तो वो मांस, अंडा इत्यादि शराब पीने से नहीं है, उससे तो वो अपनी हानि ही कर रहा है। उसके पूर्व जन्मकृत
पूर्व जन्म में जो कृत कर्म है उसके कारण से माता पिता बलवान शरीर वाले मिल गए, तो इस कारण से उसको बलवान शरीर मिल गया, तो बलवान शरीर का उपभोग कर रहा है। परंतु अब जो गंदे कर्म कर रहा है उससे उसको इसी जन्म में ही फल मिल जाएगा, अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारा फल तो इसी जन्म में मिल जाता है इस प्रकार के गलत कार्य करने वाले को। सामने दिखता है जवानी में व्यक्ति ठीक रहता है, लेकिन बाद में जाके बहुत कष्ट उठाते हैं ऐसे लोग। अनेकों का तो जीवन ही नहीं रह पाता, अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं इसके कारण से। और जो दूसरी बात ये कही कि भाई हम लोग इतने अच्छे सात्विक आहार करते हैं फिर भी हम रोगी हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है, हमारा इंद्रियों पे अच्छी प्रकार से संयम नहीं है, मात्रा पूर्वक हम नहीं ले पाते हैं सभी चीजों को। अपनी अग्निबल की परीक्षण हमको नहीं है कि हमारा अग्निबल कितना है। द्रव्यों का परीक्षण नहीं है, द्रव्य जो आहार द्रव्य हैं वो कैसे हैं, गुरु हैं, लघु हैं, मतलब भारी हैं या हल्के हैं, कौन से गुण वाले हैं, आग्नेय गुण वाले हैं या जलीय गुण वाले हैं या वायु गुण वाले हैं, ये पहचान नहीं है। और पहचान ना होने के कारण से उसमें कुछ ना कुछ असंतुलन, असामंजस्य हो जाता है। तो उसकी भी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। तो वो कारण रहते हैं उसके पीछे, व्यायाम आदि की न्यूनता, शरीर में गति की न्यूनता, ये भी कारण रहते हैं। शरीर आजकल बिल्कुल बैठने वाली लाइफस्टाइल हो गई है सभी की। जो कार्य पहले कोई चक्की चलाना जिससे घर में आटा बन जाता था, वो अब पिसा पसाया मिलने लगा है। चटनी पीसनी है तो मिक्सी है या और साधन है, गाजर घिसने की भी मशीनें हैं। कुछ भी बनाना है तो उसके लिए, सबके लिए मशीन आ गई है। ऐसे ही जाने आने के लिए भी गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है, और एक से एक लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। तो शरीर का जो चलना फिरना है और जो गति है और जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम आदि है, वो सब बंद सा हो गया है, ये भी कारण है। तो सब चीजों का संतुलन बनाना होगा, और संतुलन का आधार क्या है, मुख्य दो आधार हैं आहार के। आहार के संतुलन के दो आधार हैं। सबसे पहला है अग्निबल। तो अग्निबल क्या है, पिछली बार हमने बात की थी। जितने मात्रा में खाया गया भोजन हमारी प्रकृति, हमारी अनुकूलता उसको नष्ट ना करे, और अगले समय के भोजन से पहले पहले पच जाए, वायु का नीचे से अनुलोमन हो जाए, शरीर में हल्कापन हो, भूख लगे, इंद्रियां प्रसन्न हो। अनेक बार क्या होता है कि इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं, भूख भी ठीक से नहीं लग रही होती है, आंखों में खुजली है, कहीं और है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, इसका मतलब अभी पिछला जो भोजन है वो पूरी तरह से ठीक से हजम नहीं हुआ, अभी उसमें कच्चापन है। तो इसका कारण रहता है कि वो जब हजम ठीक से हुआ नहीं है और अगला भोजन कर लिया जाए तो ये आम विष होता है, ये जहर के समान है।
खाए पे खा लिया, एक तरह से वो हो गया। यद्यपि दूसरे भोजन का समय मिल प्राप्त हो गया, समय बीत चुका है, अगले भोजन का समय आ गया, लेकिन पाचन क्रिया मंद है, अग्नि मंद है, भोजन उसके अनुसार नहीं किया गया। नहीं किया गया तो पूरा पक नहीं पाया और ऊपर से और कच्चा खा लिया गया। कच्चा का अभिप्राय मतलब जो पका हुआ ही भोजन होता है वो भी अंदर जाके और पचता है ना, तो वो भले ही हम पका हुआ भोजन खा रहे हैं पर वो अंदर जाके जो पचता है तो वो उसको कच्चा ही कहा जाएगा, आम उसको कहा जाता है। तो वो जब मिल जाता है, पहले वाला जो अधपचा या थोड़ा बहुत बचा हुआ, अंत अंत का मान लीजिए बच गया थोड़ा सा, वो भी पचा हुआ नहीं है, कुछ पच गया, अधिकांश पच गया, थोड़ा सा बच गया, ये भी जब इसमें मिलेगा जाके नया वाला तो जहर का रूप ले लेगा। थोड़ा होगा, कम मात्रा में होगा, कम परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके क्या होगा, थोड़ी 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 परेशानी इकट्ठी होकर और एक बड़ी परेशानी का रूप ले लेगी, रोग का रूप सामने आ जाएगा। तो ये कारण है। सात्विक भोजन भी तामसिकता उत्पन्न कर देता है अगर वो मात्रा से अधिक है। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हमने ये देखना है कि कौन से आहार द्रव्य जो होते हैं वो हल्के हैं, कौन से भारी हैं। तो आयुर्वेद जो है वो बताते हैं आयुर्वेद में कि शाली के चावल आते हैं, साठी के चावल आते हैं, मूंग की दाल है, ये सब हल्के आहार द्रव्य हैं, लघु हैं। और जैसे जिन चीजों की पीठी बनती है, पीसे हुए जो होते हैं चावल, जैसे मान लीजिए उनको पीस पीस दिया गया। हम में से किसी ने अनम्यूट किया है, देखिए रिपीट हो रहा है। तो अब जैसे ये भारी हो जाते हैं, जैसे पीठी है, कोई भी चीज पीस लेंगे तो पीसने के बाद में उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। आप एक सेब लें, सेब पूरा है तो उसका एक ऊपर से सरफेस का एरिया है, ठीक है, केवल उतना ही है। आपने काट दिया तो जो ऊपर ऊपर का सरफेस था वो तो है ही है, और काटने के बाद में जो बीच में से काटा वो सरफेस, दो और सरफेस वहां पर आ गए तो बढ़ गया सरफेस, क्योंकि बीच के भाग को भी काटने से वो भी सरफेस बन गया, वो भी सतह बन गई, तो वो एरिया बढ़ गया, वो क्षेत्रफल बढ़ गया उसका। तो ऐसे ही जितने जितने ज्यादा पीस करते जाएंगे उतना उतना एरिया बढ़ता चला जाएगा, और पाचक रस जो होते हैं वो उस एरिया पर ही लगते हैं। एरिया अधिक होगा तो पाचक रस कम पड़ जाएंगे। इसीलिए जो रोटी आटे की और मोटे पिसे हुए आटे की रोटी खाने के लिए कहा जाता है, बारीक मैदे को मना किया जाता है, क्योंकि जितना अधिक बारीक होता जाएगा उतना ही वो भारीपन उसमें आता जाएगा, वो पचने में मुश्किल होगा, कठिनाई आ जाएगी उसमें, अपर्याप्त हो जाएंगे पाचक रस। तो ये जो चीज है इसको समझना। फिर उसके बाद में आपका जैसे
ईख के विकार हैं, गुड़ हो गया, खांड हो गई, चीनी हो गई, और मिठाइयां वगैरह जो भी हैं वो सब भारी हैं। ऐसे ही रबड़ी, दूध के बने पदार्थ जो हैं, रबड़ी, खोया, पनीर, ये सब भी भारी आहार हैं। उड़द है, ये सब भी भारी आहार है। फिर उड़द को भी पीस के और उसकी पीठी बना के फिर तमाम मिठाइयां बनाई जाती हैं, दही बड़े बनाए जाते हैं। दही, और दही भी भारी है। तो पहले तो उड़द और दही दोनों आपस में ही विरुद्ध आहार है, क्योंकि दोनों ही कफवर्धक भी हैं और बहुत भारी भी हैं। तो उसमें फिर और दही बड़ा बना दिया जाता है, वो भी उड़द की दाल को भी और पीस कर। तो जिनकी जठराग्नि बहुत प्रबल है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो सब हजम हो जाता है। बहुत अधिक व्यायाम करने वाले हैं, जठराग्नि बहुत प्रबल है, उनको हजम हो जाएगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नहीं हो पाएगा। तो मात्रा से अगर खाना भी है तो दही है, रात्रि में खाने का निषेध है, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। भारी चीज है, रात्रि में नहीं खाएं तो अच्छा है, सुबह के समय, दिन के समय खाएं। और उसका भी ये बताया गया आयुर्वेद में कि जैसे आहार में अग्निबल के अनुसार भोजन करना चाहिए, ऐसे द्रव्य की मात्रा, द्रव्य कैसा है और उसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द्रव्य यदि गुरु द्रव्य खा रहे हैं हम, जैसे तली हुई चीजें खा रहे हैं, पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि, बहुत सारी चीजें तली हुई होती हैं, मैदे की बनी हुई, तली हुई नहीं है लेकिन मैदे की बनी हुई है तो भी भारी है। तो वो चीजें जो हैं, अगर हम हल्के आहार को तृप्ति पर्यंत, जिससे हमें संतुष्टि हो जाती है, हाँ हम अब ठीक लग रहा है, तृप्ति पर्यंत हल्के आहार को खाया जाता है। लेकिन भारी आहार को आधा ही खाया जाएगा उससे। या मतलब मान लीजिए तृप्ति जो है वो 4 भाग तक हो रही है मान लीजिए, तो जो भारी आहार है वो 2 भाग तक या 3 भाग तक, अधिकतम 3 भाग तक खाया जाएगा। चौथा भाग छोड़ दिया जाएगा, चौथा भाग नहीं खाया जाएगा। तो वो ठीक समय से उसका पाचन होने की संभावना है। फिर शारीरिक गतिविधि भी अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए दोपहर को दही बड़े खा लिए, पूड़ी कचौड़ी खा ली, उसके बाद में सो गए, तो और अधिक कफ बढ़ जाएगा। दिन में सोने का वैसे ही निषेध है, केवल ग्रीष्म ऋतु में सो सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी। शरीर में गति, फिर पानी का की मात्रा। तो शरीर में दो सिस्टम है, एक तो उष्ण और एक शीतल, बारी बारी से होते हैं। भोजन के समय जो उष्ण व्यवस्था है वो लागू हो जाती है, जिससे शरीर में गर्मी हो तो भोजन का पाचन ठीक से हो। और उसके कुछ समय बाद में फिर शीतल व्यवस्था शुरू हो जाती है, फिर प्यास लगती है हमें, वो संकेत होता है कि हमें पानी पीना चाहिए। तो पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए, कम नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन जितना हम ठोस आहार कर रहे हैं। अब ठोस में भी बिल्कुल ठोस थोड़ी होता है, उसमें भी थोड़ा जल होता है। तो कितने मात्रा होती है जल की हमें अंदाज होता है लगभग। तो जितना ठोस है उससे लगभग 2.5 गुना पानी तो पीना ही चाहिए। भले ही हम एक बार में नहीं पिए, फिर दोबारा प्यास लगे तब पी लें।
तो इस प्रकार से ये संतुलन उष्णता और शीतलता का, भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद में शीतलता की आवश्यकता है। अब वो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए तरलता और शीतलता की आवश्यकता है, उसके लिए पानी पिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने लोग ध्यान रखें। जैसे भोजन के बाद अनेक बार अनेक लोगों को 1 घंटे बाद प्यास लगती है, पर कुछ लोगों को आधे घंटे बाद ही प्यास लग जाती है, 35 मिनट बाद प्यास प्यास लग जाती है। तो पानी पीना चाहिए 35 मिनट बाद। तेज प्यास लग रही है तो पानी पीना चाहिए। फिर ये बात ध्यान रखना, जैसे आहार द्रव्यों में जो हल्के द्रव्य होते हैं उनमें वायु गुण और अग्नि गुण की प्रधानता होती है। अब ये याद रखने योग्य बात है कि जो हल्के द्रव्य हैं वो वायु और अग्नि गुण बहुल होते हैं। वायु को बढ़ाते हैं वो शरीर में, और जठराग्नि को और भी प्रदीप्त भी करते हैं। लेकिन जो भारी द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी गुण और जल गुण, जल के समान गुण वाले होते हैं। सोम गुण कह सकते हैं उसे। पृथ्वी और सोम गुण वाले होते हैं जो भारी द्रव्य होते हैं। तो जो भारी द्रव्य खाएं तो वो अग्नि को दबाते हैं, अग्नि को ज्यादा बढ़ने नहीं देते, उसको कम करते हैं, जठराग्नि को, और वायु को भी शमन करते हैं। तो ये पहचान होना कैसे द्रव्य हम भोजन कर रहे हैं ऋतु के अनुसार भी होता है। गर्मियों में, वर्षा में और शरद ऋतु में जठराग्नि मंद ही रहती है। तो हल्के आहार लें और मात्रा भी देख कर लें कि अगले समय तक हजम हो जाए, पता रहता है सबको। तो ये जो आजकल पंचांग है वो ठीक ढंग से बताते भी नहीं है कि वो ये ऋतु कब बदल रही है। जब व्यक्ति को यही पता नहीं होगा ऋतु कब बदल रही है तो वो पहले से सावधान नहीं हो पाएगा, सावधान नहीं हो पाएगा तो फिर वो वही ऋतु के, दो ऋतुएं जो आपस में जैसे बदलता है तो उस समय में शरीर में भी परिवर्तन आता है, तो रोग होने की संभावना होती है, स्वस्थ नहीं रह पाएगा व्यक्ति। जबकि सही समय का ठीक ठीक पता है पहले से कि ये लगभग लगभग ये दिन है ऋतु परिवर्तन के, उससे सप्ताह भर पहले व्यक्ति सावधान हो जाता है। तो अभी पंचांग कक्षा हुई थी, उसमें सूर्य के अनुसार जो पंचांग था उससे बताया भी गया। मैं समझता हूँ हम सभी ने देखा होगा, नहीं हो तो मंगवा लेना चाहिए वो पंचांग, बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही। अभी जैसे ये 20 तारीख से वसंत ऋतु शुरू हुई, तो हमें पहले से पता था ये वसंत ऋतु शुरू हो रही है, और नहीं तो 1 महीने बाद जाके पता चलता। और इस समय में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हो चुकी। तो इन सब चीजों का जब तक हमें पता नहीं होगा ठीक ठीक, तो सही जानकारी प्राप्त करना सही, और उसके अनुसार फिर परिवर्तन करना। ऋतुओं के अनुसार क्या है दिनचर्या उसको भी हम आगे लेंगे। हालांकि मैंने एक दो पोस्ट भी भेजी थी पहले, सबके पास में शायद पहुंची हो नहीं पहुंची हो, फिर भी उसको लेंगे। तो यहां पर हम अपने को ये समझें कि अगर हम भोजन करते हैं और हम स्वस्थ हैं तो भोजन हमको क्या देगा? हमारे बल में वृद्धि होगी, शरीर में ऊर्जा शक्ति महसूस होगी, हमारा वर्ण बढ़ेगा, मतलब शरीर की सुंदरता, सौंदर्य,
शरीर जो त्वचा का वर्ण है वो भी निखरेगा और अनुकूलता और सुख का अनुभव होगा शरीर से। और जब ऐसी स्थिति होगी और लंबे समय हम स्वस्थ रहेंगे तो अवस्था भी बढ़ेगी, हम लंबा जी पाएंगे। तो आहार को अच्छी प्रकार से करने से, बुद्धिपूर्वक, समझपूर्वक, मन लगाकर। बहुत सारे लोगों की सोचने की अधिक आदत होती है, बहुत सोचते हैं। ठीक है, टीवी नहीं भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। तो भोजन करते समय मन पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि उस समय हम विचार को रोक दें। भोजन करने में समय ही कितना लगता है? 10 से 15 मिनट। 15 मिनट में भोजन हो जाता है। मतलब प्रारंभ जैसे ही करें, उसके बाद में लगभग लगभग इतना ही रहता है। तो उतने समय हम और सब कामों को बंद करें और भोजन में मन लगा के भोजन करें। तो ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। गुरु द्रव्यों के विषय में यही एक नियम बना लें कि अगर कोई भारी द्रव्य है तो जब तक पूरी बढ़िया से खूब तेज भूख नहीं लग जाती तब तक हम भारी द्रव्यों को नहीं खाएंगे। सामान्य भोजन की बात है, सामान्य भोजन भी मान लीजिए ऐसा होता है कि मान लीजिए अगले समय का भोजन का समय हो गया, ठीक है, कार्य पे भी जाना है, दूसरा भी कोई कार्य होता है अनेक बार, तो भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि भोजन तो करना ही पड़ेगा अभी। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बात बताई गई कि अगर भोजन का काल प्राप्त हो गया है, फिर सारा सिस्टम बिगड़ता है। मान लीजिए आप एक समय देर करते हो, 2 घंटा 1 घंटा लेट खाते हो, तो फिर अगले समय में फिर भूख नहीं लगेगी, वो भी गैप चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कि अब भोजन का समय हो गया तो भोजन करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक चीज बताइए कि सौंठ चूर्ण और हरितकी चूर्ण ये दोनों मिलाकर और इसका सेवन कर लेना चाहिए और 10-15 मिनट बाद फिर हित आहार कर लेना चाहिए। ये आयुर्वेद की बात बता रहा हूं, चरक। तो क्या करता है वो? सौंठ जो है वह पाचक गुण युक्त भी है और क्षुधा को बढ़ाने वाला भी है। और हरितकी जो है वो आम पाचन का कार्य करता है। यद्यपि सौंठ भी आम पाचन करती है। सौंठ जो है जठराग्नि को बढ़ाने में काम करती है और हरितकी जो है वो अनुलोमन का कार्य करती है, मतलब आगे सरकाने का काम। यानी कि जो पच जाए वो आगे भी बढ़ जावे। तो ये कार्य हो जाए तो मतलब इतना कार्य हो गया अगर, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगला भोजन जो खाया जाएगा वो इसके बाद, इससे पहले जो खाया जा चुका है उससे जाके कहीं मिलेगा नहीं, वो आगे सरक चुका होगा। जो कच्चापन होगा वो भी पक जाएगा और फिर हम जो नया भोजन करेंगे वो नए सिरे से उसका पाचन होगा। तो उसका लक्षण भी प्रकट होना चाहिए। उसका लक्षण ये प्रकट होना चाहिए कि हमें अच्छे से थोड़े समय बाद भूख लगनी प्रारंभ हो जानी चाहिए। फिर कितनी मात्रा में ले ये बात आती है कि भाई हम कहा है शुंठी और हरित की चूर्ण, तो कितनी मात्रा भाई ये हमें स्वयं निर्धारित करना होगा। लगभग लगभग तो कोई भी बता सकता है कि भाई 2 ग्राम ये ले लो, 4 ग्राम वो ले लो, लेकिन वास्तव में कितना चाहिए ये हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कितना भोजन करते हैं, क्या स्थिति हमारी है, उस सब के अनुसार स्वयं निर्धारित करना होता है। क्योंकि सामान्य चीज है, इन दोनों में से कोई भी चीज हानिकर नहीं है। ना तो हरित की थोड़ा बहुत रूक्ष होती है, लेकिन
ये जो शुंठी होती है, अदरक को ही सुखाकर बनाई जाती है। अदरक और शुंठी में ये अंतर है कि अदरक तो सुखाती है शरीर को, और शुंठी जो है वो सुखाती नहीं है, बलवर्धक होती है। तो सूखते सूखते इतना अंतर उसके गुण में आ जाता है। तो ये बात आई। फिर एक बात यह भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी बाहरी आहार हैं उनका निरंतर कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। भारी कौन कौन से हम चर्चा कराए, उनका निरंतर उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी खा लिए, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दही हो गया, और दही और दूध कई लोग, और छाछ, ये सब मिलाकर पकाते हैं, वो अलग प्रकार का कुछ बनता है, निरंतर नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जो पनीर है वो भी निरंतर नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल भी निरंतर नहीं खानी चाहिए। ओट्स, आजकल बहुत फैशन चला है, ओट्स ओट्स भी निरंतर खाने का निषेध किया हुआ है आयुर्वेद में, जो छोटी जौ होती है। तो ये जो है मना है। और निरंतर उपयोग करने योग्य अंतिम बात कह के फिर विराम करूंगा मैं। जो हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं वे भोजन क्या है? सांठी का चावल है, नोट कर लेना चाहिए इसको। सांठी का चावल, शाली चावल, मूंग, सेंधा नमक, आंवले, जौ, दूध, घी, और पानी में जो शरद ऋतु में वर्षा हुआ पानी होता है, वो जल, उसको इकट्ठा करके रख लेना चाहिए साल भर के लिए। खराब नहीं होता और बहुत बढ़िया होता है। ऐसे ही शहद। तो ये चीजें निरंतर प्रयोग की जा सकती हैं, और इनमें सभी कुछ संपूर्णता आ जाती है। जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जो बातें आती हैं उनकी भी संपूर्णता यहाँ पर आ जाती है, कि जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए जितनी मात्रा में, और फैट चाहिए। तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, तो रोटी, चावल जो खाते हैं, गेहूं भी लिया जा सकता है निरंतर उसका, क्योंकि हम वो हमारे साथ में है। अधिकांश जिन क्षेत्रों में केवल चावल खाया जाता है तो वो सांठी और शाली उनको साथ में होता है। ठीक है, तो ये जो है इनको अपने को लेना चाहिए इस प्रकार से। आज इतने ही मैं रखूंगा, समय दूसरी कक्षा में मुझे जाना है। जिनको प्रश्न हो तो कृपया वो लिख कर भेज सकते हैं। एक बार हम सभी ओम का उच्चारण करें। ओ